आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ लैंग्वेज पार्ट 1 ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। फटाफट से मैं आपको पार्ट 1 की रिवीजन कराता हूं और उसके बाद फिर हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको बताया था कि हम आइडेंटिफाई करने के लिए पहली चीज क्या चेक करनी है भाई। देखो, अगर आपको टाइप ऑफ लैंग्वेज आइडेंटिफाई करना है तो फर्स्ट थिंग हमें देखनी है क्या वो लैंग्वेज फाइनाइट है। अगर आपको लगता है कि लैंग्वेज हमारी फाइनाइट है तो चुपचाप से हम उसको क्या बोल के आएंगे भाई, लैंग्वेज रेगुलर है। ठीक है, 1% भी डाउट नहीं है, हम सीधा सीधा बोल देंगे। लेकिन अगर लैंग्वेज हमारी इनफाइनाइट निकलती है तो मैंने आपको बताया था हम लोग 4 टेस्ट करेंगे। ठीक है, 4 टेस्ट हैं हमारे पास। तो फर्स्ट टेस्ट क्या था भाई, इनफाइनाइट नॉन लीनियर पावर। ओके, इनफाइनाइट नॉन लीनियर पावर अगर आपके पास नजर आती है तो आप उसको चुपचाप से क्या बोलेंगे, वो रेगुलर नहीं है। ओके, और वो एग्जैक्ट बोले तो वो CSL निकलती थी, है ना। आपको याद आ रहा होगा नॉन लीनियर से मतलब, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, जैसे a पावर n स्क्वायर है, a पावर n क्यूब है, a पावर n फैक्टोरियल है, a पावर 2 पावर n है, एंड सो ऑन। इस टाइप से ये सभी के सभी CSL निकलेंगे, रेगुलर नहीं निकलेंगे। बट एक नॉन लीनियर का एग्जांपल ये भी है, जैसे a पावर रूट n, है ना। तो मैंने आपको बताया था भाई रूट n वाला TOC के लिए है ही नहीं, है ना, क्योंकि रूट n तो फिर पॉइंट में आपको आंसर देगा। तो फिर हम लोग क्या करते थे, सीलिंग फंक्शन लगा सकते थे और फ्लोर फंक्शन लगा सकते थे। तो ये फिर दोनों के दोनों रेगुलर निकल आए थे, है ना। तो जनरलाइज हमने सिंपली आपको समझाने की कोशिश की थी, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को, है ना, कि n स्क्वायर कर लो, n क्यूब कर लो, एंड सो ऑन। नॉन लीनियर पावर है अगर हमारे पास तो सारी की सारी CSL निकलती है, रेगुलर नहीं निकलती है, मतलब CFL भी नहीं निकल पाती। अच्छे से मैंने आपको क्लियर किया था। प्लीज लास्ट क्लास में हम चीजें बार बार रिपीट नहीं करेंगे, वीडियो जबरदस्ती का लंबा होगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता उसको जबरदस्ती खींचना, तो आपको ये सब याद आ रहा होगा, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट टेस्ट था। अच्छा, एक क्वेश्चन बस मेरे मन में और आ रहा है, मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं अपना सेकंड टेस्ट स्टार्ट करूंगा। देखो, इसी से ही मिलता जुलता, अगर आपको ये समझ में आ गया ना, रूट एन वाली बात समझ में आ चुकी है, तो शायद आप ये भी आंसर कर जाएंगे। इस टाइप के गेट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी तक आए नहीं है बट स्टिल आने के चांसेस हैं। a पावर log n भी नॉन लीनियर पावर है, ओके, बट स्टिल ये रेगुलर निकल आएगी। मैं भी आपको समझाता हूं। देखो, पहले तो वही बात करो भाई, log n है ना, तो बेस नहीं दिया तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी बेस मान लो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। सिंपल केस मानने के लिए हम log base 2 मान लेते हैं, a पावर log base 2 है। और वही बात है, बेस ना भी गिवन तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है भाई एक्सपोनेंट ये log base e मानते हैं हम लोग, है ना। तो ठीक है, जो आपका मन करे वो मानो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। मतलब मेन बात क्या है, बेस का इतना कोई खास मीनिंग नहीं होता, है ना। हाँ जी, तो वही बात है। अब log n आप कर रहे हैं तो n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके भरेंगे, है ना। हम बोलेंगे साथ साथ सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या अच्छा बोलें तो वही बात है, ग्रेटर देन 0 बोलना चाहिए ना। इक्वल टू 0 कर दोगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा, तो वो तो बिल्कुल ही मीनिंगलेस हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अगर n की वैल्यू 0 भर दिया आपने तो log बेस कोई भी वैल्यू भर लो, 0 करोगे, जैसे देखो log बेस 2 0, है ना, या log बेस e 0, कुछ मर्जी आप बोल दो, ये तो इनफाइनाइट होता है, ये आई थिंक आपको पता होगा, है ना। तो फिर वही बात है, a पावर इनफाइनाइट करोगे तो मीनिंगलेस बातें हो जाएंगी, तो TOC के लिए क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो इसलिए ग्रेटर देन 0 मैं कहता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में नहीं कहता। ठीक है, और वही बात है, थोड़ा क्लैरिटी लाने के लिए काम में मैं log बेस 2 ले लेता हूं। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ताकि आप समझ सके। log बेस 2 आपने कर दिया, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भर दिया, n इज ग्रेटर देन 0 भर दिया आपने, है ना। इक्वल टू 0 नहीं भरना, बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा और इनफाइनाइट वाली बात फिर वही बात है, TOC में हमारे लिए मीनिंगलेस हो जाएगी। तो जब आप n की वैल्यू 1 भरोगे तो ये तो a पावर 0 मतलब नल आ जाएगा, समझ पा रहे हो। अच्छा जी, फिर n की वैल्यू 1 भर लिया आपने, 2 भरोगे तो फिर a पावर 1 आ जाएगा, है ना। फिर 3 भरोगे तो वहां पे हम फंसना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पॉइंट में नंबर आएंगे, पॉइंट में हम लोग चाहते नहीं है। तो फिर वही बात आएगी सीलिंग लेना या फ्लोर लेना। तो अगर आपने सीलिंग ले लिया तो भी वही बात है भाई, a पावर 1 2 3 4 एंड सो सारे के सारे आ जाएंगे। तो घुमा फिरा करके ये लैंग्वेज क्या बन जाएगी भाई, a स्टार टाइप, है ना, मतलब ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर a स्टार। अगर नहीं समझ आता तो a पावर n सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बन जाएगी घुमा फिरा करके ये लैंग्वेज। ठीक है जी, तो वही बात है, सीधी सीधी रेगुलर निकल के आएगी, है ना। आप सीलिंग ले लेना चाहे फ्लोर ले लेना, इट हार्डली मैटर्स टू मी, तो ये रेगुलर बन के आएगी। ठीक है, प्लीज ये चीज माइंड में रखना। रैंडम थॉट है, मेरे मन में आ गया तो मैंने कहा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ऐसे ही एक और नॉन लीनियर का केस मेरे को समझ में आ रहा है, जैसे अगर मैं आपको बोल देता a पावर साइन n, ठीक है, a पावर साइन n, तो अगेन आप समझ पा रहे हो कि थोड़ी थोड़ी अगर मैथमेटिक्स आपको आती है तो आपको समझ आ रहा होगा साइन n, साइन फंक्शन जो है ना। मैंने कम्यूटोरिस में और रादर फंक्शन सेट थ्योरी में जब मैं आपको पढ़ा रहा, सेट थ्योरी में जब फंक्शंस का टॉपिक आया था, मैंने वहां सब कुछ आपके साथ डिस्कस किया हुआ है ना। डोमेन रेंज ये सब जब निकालते थे तो मैंने आपको समझाया था कि साइन n की वैल्यू भाई -1 से +1 के बीच में घूमती रहेगी, है ना। तो फिर वही बात है, दिक्कत आएगी, पॉइंट में आंसर्स आएंगे, तो वही बात है, TOC के लिए क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सीलिंग ले लेना या फ्लोर ले लेना, है ना, और बोल देना सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो आपका मन करे वो भर लेना यहाँ पे, है ना। इस n की वैल्यू मतलब वही बात है, सिंपल बात करेंगे तो पॉजिटिव है,
या 0 भी आ सकती है, हम ऐसे मान के चल रहे हैं कुछ भी। तो फिर वही दिक्कत आएगी भी नेगेटिव में वैल्यू जाएंगी, तो नेगेटिव में जाएगी तो आपको पता है टीओसी के लिए वो सवाल बनेगा नहीं, है ना। तो वही बात है, फिर घुमा फिरा करके आप क्या करोगे, ए पावर ये लगा के साथ साथ मॉड लगाना पड़ जाएगा। जबरदस्ती का क्वेश्चन बना रहा हूं मैं और कुछ नहीं, है ना। तो फिर वही बात है भाई, इसका ये तो लैंग्वेज ही फाइनाइट हो जाएगी। इस लैंग्वेज में क्या क्या होगा, एक सिर्फ नल होगा और एक ए होगा और कुछ होगा नहीं, और फाइनाइट है तो सीधे सी बात है रेगुलर होनी है। तो ये चीज भी याद रखना भाई, घुमा फिरा करके इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, आए नहीं है गेट एग्जाम में बट आ सकते हैं। तो ये चीज रेगुलर आएगी। मॉड क्यों लगाया समझ गए ना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जाएंगे और नेगेटिव में जाओगे तो आप लोग फंस जाओगे, है ना। प्लीज अगर आपको नहीं पता तो मेरे सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट देखो, उसमें जो फंक्शंस का टॉपिक है वो देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। इनफैक्ट रिलेशन में भी मैंने समझाया था आपको, डोमेन एंड रेंज कैसे निकालते हैं रिलेशन की, वहां पे मैंने सब कुछ अच्छे से समझाया था आप लोगों को, है ना। स्टैंडर्ड फंक्शंस दिखाए थे, स्टैंडर्ड बातें आपके साथ की थी, तो वो सब आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने कहा था। देख रहे हो हर जगह कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड बातें घुस जाती हैं, साइन क्या, साइन एन की वैल्यूज क्या कहां से कहां जा सकती हैं एंड सो ऑन, है ना। तो वो सब आपको फंसा सकती हैं अगर आपको नहीं आती है चीजें, तो प्लीज इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। रिलेशंस का सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट देखना, सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट में रिलेशन का चैप्टर, रिलेशन का टॉपिक देखना, और उसमें मेरे को वीडियो नंबर तो याद नहीं है, उसमें मैंने फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन ऐसे करके शायद कुछ वीडियो बनाया था, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया था, स्टैंडर्ड फंक्शंस आपको सब दिखाए थे, है ना। ठीक है, आई थिंक मैं ज्यादा नहीं बोलता, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, हटा दो इस चीज को। ओके, एक्चुअली मेरे को काफी स्टूडेंट्स ने आजकल, स्टूडेंट्स मेरे वर्डिंग्स को पकड़ रहे हैं, मैं शायद बार बार बोलता रहता हूँ कि मैं और नहीं बोलता और नहीं बोलता, फिर कुछ कुछ बोलता रहता हूँ, है ना। तो स्टूडेंट्स पकड़ रहे हैं और मेरे को कमेंट में बता रहे थे। तो भाई आदत है मेरी, मैं क्या करूं, मैं कोशिश करता हूँ कि नया बोलूं ना बोलूं ना बोलूं, बट फिर वही बात है मैं रोक नहीं पाता, फिर कुछ ना कुछ बोल बैठता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, तो फर्स्ट टेस्ट हम लोगों ने देख लिया, नॉन लीनियर पावर वाला केस, है ना। तो सिंपल बात, मैं बस आपको फर्स्ट टेस्ट में ये समझाना चाह रहा हूँ, एन स्क्वायर, एन क्यूब, एन फैक्टोरियल, कुछ मर्जी आ जाए इस टाइप से जो भी आएगा, वो सारी की सारी क्या निकलेंगी भाई, रेगुलर नहीं निकलेंगी, वो सारी सीएसएल निकलेंगी, मतलब सीएफएल भी नहीं निकलेंगी, है ना। और उसके बाद फिर साइन एन, लॉग एन, ये सब जो ऐसे फंक्शंस बन के आ रहे हैं वो सभी क्या निकल के आते हैं, रेगुलर, है ना। आई थिंक मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अच्छा जी, अब देखा था हम लोगों ने सेकंड टेस्ट, है ना, और टाइम हमारा कंप्लीट हो गया था, मैंने बताया था 1 घंटे से ऊपर मैंने वीडियो बनाना नहीं है, तो 1 घंटा हमारा कंप्लीट हो गया था, है ना। तो फिर इसलिए मैं ज्यादा इसको नहीं अच्छे से डिटेल में समझा पाया था, तो अब थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। वैसे क्या क्या मैंने बता दिया था सेकंड टेस्ट में, मेरे को जरा रिवाइज कराओ। मैंने आपको सिंपली बस ये बताया था, जैसे a पावर m, b पावर n, सच दैट m, n, या ऐसे m प्लस n इज इक्वल टू 10 या 20 ले लो, 30 ले लो, जो मतलब कोई भी कांस्टेंट ले लेना, यहाँ पे एनी कांस्टेंट यू कैन टेक, 10, 20, 35, 15, जो आपका मन करे वो ले लेना, ठीक है। हाँ जी, तो m प्लस n इज इक्वल टू 10 अगर हमने ले लिया, ठीक है, तो ये लैंग्वेज कैसी होगी, मैंने आपको बताया था भाई, ये तो m और n की वैल्यू जो आप भरोगे तो सीधी सी बात है डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो फाइनाइट लैंग्वेज बन के आएगी। तो मैंने आपको फाइनली फिर सिंपली क्या बताया था भाई, m प्लस n, और यहाँ पे जो ऑपरेटर लगाना है वो लगा लो, मतलब क्या क्या लगा सकते हो आप, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू, 6 ऑपरेटर्स है ना रिलेशन वाले, कोई भी लगा लो। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है जी। तो अगर इस टाइप से हमारे पास कोई लैंग्वेज होगी तो ये हो जाएगा हमारा LHS और ये हो जाएगा हमारा RHS, है ना। ये ऑपरेटर है तो लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। हाँ जी, तो इस टाइप से जो भी हमारे पास लैंग्वेज होगी, चाहे कैसा भी ऑपरेटर लगा लेना, ये हमारी कैसे निकल के आती है भाई, रेगुलर निकल के आती है, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था। उसके बाद फिर हमने देखा था m माइनस n, यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर लगा देना, राइट हैंड साइड पे बस कांस्टेंट क्वांटिटी होना चाहिए। तो मैं बार बार नहीं लिखता LHS RHS, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। हाँ जी, कोई भी ऑपरेटर लगा लेना, तो ये क्या बन के आया था भाई, CFL बन के आया था ना, आपको याद आ रहा होगा। अच्छा जी, फिर m मल्टीप्लाइड बाय n, यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर और c, तो ये क्या बन के आया था भाई, रेगुलर, है ना, क्योंकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहे हैं भाई, फाइनाइट लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। और m डिवाइडेड बाय n, यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर और यहाँ पे राइट हैंड साइड में कांस्टेंट, तो ये क्या बन के आया था भाई, CFL, है ना। चलो ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। अब यहाँ से आगे जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो वो हमारा पार्ट 2, मतलब आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, तो अब ध्यान से समझना होगी, तो अभी सबसे रिवीजन चल रहा था। हाँ जी, तो अब देखो भाई नेक्स्ट केस, अब मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड में ना कांस्टेंट की बजाय कोई वेरिएबल लाने की कोशिश करता हूँ, तो देखता हूँ जरा क्या आंसर निकल के आएगा। तो वेरिएबल चाहिए आपको, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई और क्वांटिटी साथ चाहिए होगी, समझ पा रहे हो, तो मैं दिखाता हूँ आपको तो समझ में आएगा, ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको, अभी हटा दूं मैं चीज को। हाँ जी, तो अब देखो मैं यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे अगर आपको वेरिएबल चाहिए तो यहाँ पे फिर एक c भी तो और घुसाना पड़ेगा ना, a पावर m, b पावर n, c पावर p, सच दैट m प्लस n इज इक्वल टू p, ऐसे मैं बोलता हूँ। तो ये एक किस्म से वेरिएबल आ गया ना, राइट हैंड साइड पे वेरिएबल आ गया, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो m प्लस n इज इक्वल टू p मैंने कहा है, m प्लस n इज इक्वल टू 10 कह देता है, m प्लस n इज इक्वल टू 20 कह देता है, वो सब आप आई थिंक समझ पा रहे हो, वो सभी की सभी हमारी रेगुलर निकलती है। मैं फिर भी बोल देता हूँ,
एज इट इज लैंग्वेज है हमारी, एल इज दिस, शायद आपको कंफ्यूजन है इसलिए मैं बोल देता हूं साथ साथ, m प्लस n इज इक्वल टू 10 मैंने कह दिया। तो पक्की बात है भाई, आप समझ पा रहे होगे, m प्लस n ये चीज ना होती तो ये तो रेगुलर निकल के आती है ना। मैंने आपको समझाया था, c पावर p आपने साथ में जोड़ दिया है, p के बारे में कुछ बताया नहीं है, m n किसी के बारे में कुछ नहीं बताया, तो m n p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आप बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे ना। तो यहाँ पे m प्लस n ये चीज रेगुलर है, उसके पीछे आपने c पावर p जोड़ दिया, मतलब c p कैन बी एनी पॉसिबल पावर है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सीधी सी बात है भाई, आई थिंक समझ पा रहे हो, रेगुलर ही निकल के आएगी है ना। वो बात है, ज्यादा डिटेल में मैं अभी फिलहाल जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, आपको थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा, नहीं फील आ रहा तो मैं बस इतनी बात सिंपल कह के भाग सकता हूं। देखो भाई, इतना पार्ट ये रेगुलर है, ठीक है ना, और इसके पीछे हमने ये जोड़ा है, ये भी रेगुलर है। अच्छा जी, और फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा, अगर कोई रेगुलर लैंग्वेज है उसके पीछे आपने कोई और रेगुलर लैंग्वेज जोड़ दी, मतलब कैसे कंकैट कर दिया, तो वो रेगुलर ही निकल के आती है। मतलब रेगुलर लैंग्वेजेस कंकैटिनेशन में क्लोज होती है। ये नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करने है सारा कुछ है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी में दिखाऊंगा तो वहां समझ में आ जाएगा। अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो बिल्कुल कॉमन सेंस से आप समझ सकते हो। देखो, पहली लैंग्वेज रेगुलर है तो इसके लिए कोई ना कोई ऑटोमेटा बनाया होगा आपने, है ना, जिसकी ये इनिशियल रही होगी और ये फाइनल रही होगी। अच्छा, दूसरी लैंग्वेज रेगुलर है तो उसके लिए भी कोई ना कोई ऑटोमेटा बनाया होगा। ये क्या है, ये स्प्रिंग नहीं है भाई ये आपको बता रहा है, बीच में बहुत सारी स्टेट्स होंगी और बहुत कुछ होगा, उसको हम मारो गोली, बस हम इनिशियल और फाइनल हम ये दिखा रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये इनिशियल रही होगी, ये फाइनल रही होगी दूसरे रेगुलर के लिए। अच्छा जी, तो अब कंकैटिनेशन का मतलब समझ पा रहे होगे क्या होगा भाई, है ना, इसको नॉन फाइनल कर दो, है ना, और जो इसकी इनिशियल है इन दोनों को आप एक नल मूव से कनेक्ट कर दो, ठीक है ना। तो अब जैसे इनिशियल से फाइनल पे आप पहुंचोगे तो बिना कुछ खर्च किए आप इसकी इनिशियल पे जंप कर जाओगे और आगे जो भी पढ़ना होगा आप वो पढ़ लोगे। तो अब तक आई थिंक समझ में आ रहा होगा कंकैटिनेशन की सेंस है। नहीं समझ आ रहा तो मारो गोली, मैं आपको आगे समझाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, नेक्स्ट लेक्चर में हमने सारा यही काम ही करना है, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या कहेंगे, रेगुलर। और तो अब फाइनली ऐसे बात करो, देखो ये जो हमारे पास बन के ये क्या है भाई, ये हमारे पास एक एनएफए है ना, चाहे कुछ भी आयो, डीएफएन कुछ तो आया ना, मेरे पास एनएफए आ गया ना, तो मैं सिंपली क्या कहूंगा भाई, तो फाइनली हमने रेगुलर लैंग्वेज की बात करी है वो रेगुलर ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये एक डीएफ जो भी था, डीएफएनएफए कुछ भी था, यहाँ पे भी कुछ डीएफएनएफए था, उन्हें नल मूव से कनेक्ट कर दिया। तो फिलहाल हमारे पास जो पूरा बड़ा स्ट्रक्चर है ये भी तो एनएफए ही है। एनएफए है तो क्या हुआ, एक कोई लैंग्वेज थी उसके लिए मैंने एनएफए बना के दिखा दिया, एनएफए बना के दिखा दिया, इसका मतलब क्या हुआ भाई, लैंग्वेज हमारी रेगुलर है ना। आई थिंक समझ पा रहे होगे। तो इसलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने आपको प्रूव भी कर दिया कि कोई भी रेगुलर लैंग्वेज है उसके पीछे कोई रेगुलर लैंग्वेज आप जोड़ दोगे, कंकैट कर दोगे, तो आपके पास रेगुलर लैंग्वेज ही आएगी। तो फिलहाल हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रूव करके कि ये भी रेगुलर होगी, ठीक है। नहीं समझा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैंने सब बात करनी है, वैसे बहुत सिंपल है, आप लोग पकड़ गए होंगे, बहुत सिंपल बात है, ठीक है। ओके चलो ठीक है, मैं हटा रहा हूँ चीज को और आगे बढ़ रहा हूँ, हटा दूं। हाँ जी, अब आओ वापस अपने टॉपिक पे। पता नहीं मैं क्यों बीच में भटक जाता हूँ और आगे डिटेल में घुसने की कोशिश करता रहता हूँ, बट चीजें इंपॉर्टेंट है, आ सकती है गेट एग्जाम में, ठीक है। हाँ जी, तो m प्लस n इज इक्वल टू 10 वाली बात हमें पता है भाई, राइट हैंड साइड कांस्टेंट क्वांटिटी होगी तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, रेगुलर आनी है। मैंने अभी आपको थोड़ा सा प्रूव भी करके दिखा दिया। बट अब ये 10 की वजह ना मैंने वेरिएबल ले लिया, मतलब p, ठीक है, हियर p इज सम वेरिएबल ना। हाँ जी, तो बताओ ये कैसे होगी। तो आई थिंक ये देखते समझ में आ रही होगी, मैंने आपको सारी जब कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का टॉपिक पढ़ाया था, मैंने वहां पे इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, और इनफैक्ट इसके लिए आपको ग्रामर भी लिख के दिखाई थी, तो आपको याद आ जाएगा भाई ये क्या है भाई, सीएफएल। अगर नहीं पता तो प्लीज मेरा कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का टॉपिक देखो, मैंने वहां एक्सप्लेन किया हुआ सब कुछ, तो ठीक है, दिस इज सीएफएल। ओके, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अब वही बात है भाई, है ना, इसको खींचने वाली बात है, तो m प्लस n रखो, यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन लगा देना, और यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड पे वेरिएबल क्वांटिटी है जो कि p है, तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते थे भाई, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू, ठीक है जी। तो कोई भी ऑपरेशन आप लगा लेना, ये सारे का सारा क्या बन के आएगा भाई, सीएफएल ही बन के आएगा, ठीक है जी। m प्लस n वाले केस में याद रखना हमें सीएफएल आना है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अब वही बात है भाई, खींचने वाली बात है, अगर मैं आपको यहाँ पे m प्लस n की बजाय m माइनस n कह देता, वो भी आप समझ पा रहे हो कि सीएफएल आएगी, है ना। आप प्लीज मेरे कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की वीडियोस देखो, मैंने वहां एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लीज मेरे से यहाँ पे बार बार मत बुलवाओ, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, ठीक है। अब फिर वही डायलॉग में मारूंगा, वीडियो जबरदस्ती का लंबा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है इसका, तो छोड़ो, है ना, टाइम हमें बचाना है, टाइम सेव करो। हाँ जी, तो m माइनस n के केस में भी सीएफएल आएगी, ठीक है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। तो m माइनस n कर लिया, यहाँ पे भी मैं m माइनस n कर देता हूँ, पहले कोई बात है, नोट डाउन करो, ऐसे जल्दबाजी नहीं करते हम लोग, पहले इसको नोट डाउन करो आराम से, कर नोट डाउन। हाँ जी, तो अब m प्लस n की बजाय मैं m माइनस n कर रहा हूँ, लो जी माइनस कर दिया, तो ये भी सीएफएल आएगा, ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा जी, अब बस अब थोड़ा सा ध्यान रखना, m मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल टू p आ गया, तो आप क्या बोलोगे भाई, है ना। तो आपको देखते समझ आएगा, मैंने अभी आपको समझाया था, प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, अभी तो नहीं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन
सिर्फ और सिर्फ ट्यूरिंग मशीन कर सकती है, ना तो एफए के बस की बात है ना ही पीडीए के बस की बात है। तो प्लीज ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। अगर आपको लिंकिंग हो गई होगी तो शायद आप अपने आप से गेस करके होगे, पर स्टिल मैंने आपको बता दिया। तो ये क्या निकलेगी भी, सीएफएल निकलेगी, ये सीएसएल निकलेगी। प्लीज ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ना तो पीडीए कर सकता ना ही एफए कर सकता, सिर्फ और सिर्फ ट्यूरिंग मशीन कर सकते। तो ये क्या निकल के आएगी, सीएसएल। याद रखना, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, ओके जी। तो ये याद रखना आपको, मल्टीप्लीकेशन आती ही सीएफएल नहीं रहेगी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी भाई, सीएसएल। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं m मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल टू p करते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी भाई, सीएसएल में। तो अब ऑपरेशन को मारो गोली, कोई भी ऑपरेशन आ जाए, इट हार्डली मैटर्स टू मी। प्लीज आप अपने आप से चेकिंग कर सकते हैं, मैं यहाँ ज्यादा नहीं बोलता। ठीक है जी। अच्छा, सिमिलरली आप आई थिंक नेक्स्ट केस भी केस कर होगे, इसको पहले नोट डाउन करो आराम से। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट केस क्या होगा भाई, m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू p। ठीक है, तो वही बात है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जब बस की है ही नहीं पीडीए के, तो हम सिंपली क्या बोलेंगे, सीएसएल निकल के आएगी। ठीक है जी, तो प्लीज ये भी आराम से आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अच्छा एक थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड करता हूं, मैं देखता हूं आप लोगों का कितना माइंड चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है। एक बार मैं हटा रहा हूं इसको। ठीक है, हाँ जी, थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड करूंगा, अभी सेकंड टेस्ट में ही चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, ओके, हटा रहा हूं मैं इसको। हाँ जी, नेक्स्ट देखो भाई, देखो अगर मैं एक वेरिएबल और बीच में घुसा दूं, a पावर m n p q d पावर q में लिख देता हूं। ठीक है, और साथ साथ मैं आपको बोलता हूं m प्लस n इज इक्वल टू p प्लस q। ठीक है, तो ये कैसी लैंग्वेज होगी मुझे बताओ। और अगर मैं आपसे बोलूं m प्लस p इज इक्वल टू n प्लस q, ये कैसी होगी। और m प्लस q इज इक्वल टू n प्लस p, ये कैसी होगी, समझ गए ना। इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर है। दूसरा वाला क्या कह रहा है भाई, ये और ये बराबर है। ठीक है जी, अच्छा मतलब बराबर क्या मतलब, m प्लस पी इज इक्वल टू एन प्लस क्यू है ना। और तीसरा क्या कह रहा है, m प्लस क्यू इज इक्वल टू एन प्लस पी है ना। मतलब थर्ड केस ये बता रहा है आपको, एकदम एक्सट्रीम वाले, ये और ये। हाँ जी, बताओ भाई ये कैसी लैंग्वेज होगी। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको जब कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स की बातें कर रहा था, मैंने वहीं पे ही कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में ही लास्ट में मैंने ये सारा कुछ आपको बताया था। प्लीज याद रखना है आपको, ये सभी की सभी सीएफएल्स होती हैं। ठीक है, वही बात है, एडिशन वाली बात आई है ना, तो आप आराम से गेस कर पा रहे होगे, दिस विल बी सीएफएल। ठीक है, और प्रॉपर डिटेल अगर आपको चाहिए तो मैं पीडीए में दूंगा। मैंने आपको बताया था लैंग्वेज सीएफएल कब होती है भाई, या तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख दो या पीडीए बना दो। जैसे लैंग्वेज रेगुलर कब होती है, या तो रेगुलर ग्रामर लिख दो या फाइनाइट ऑटोमेटा बना दो, क्योंकि एक्सेप्टेंस डिवाइस फाइनाइट ऑटोमेटा है रेगुलर लैंग्वेज के लिए। ऐसे ही कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए एक्सेप्टेंस डिवाइस कौन सा है भाई, पीडीए है। तो या तो पीडीए बना देना या कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख देना। अब ग्रामर देखनी भाई इनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, उसमें हमें कुछ नहीं जरूरत नहीं है। जब मैं पीडीए के टॉपिक पे आऊंगा, मैं एक सिंपल बेस्ट और बिल्कुल इजी शॉर्टकट आपको दिखाऊंगा, उससे एक झटके में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जी सीएफएल क्यों है। ठीक है, तो प्लीज मैं अभी इस बात पे होल्ड लगा रहा हूं, मैं अभी बोलूंगा वैसे तो आपको समझ नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। तो आगे मैं आपके साथ आराम से डिस्कस करूंगा, जब पीडीए का टॉपिक आएगा वहां बताऊंगा आपको कि सीएफएल एग्जैक्टली क्यों है। अभी के लिए फिलहाल आप माइंड में फिट करके रख सकते हैं। अच्छा जी, और एक बात, जैसे अब वही बात है, आपको शायद लिंकिंग कर पा रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, a पावर m b पावर n c पावर m d पावर n। ये देखो, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ये मैंने आपको बताया था भाई ये सीएफएल नहीं निकलती, ये सीएसएल होती है ना। इसका कारण भी मैंने आपको आगे बताना है, बट स्टिल मेरे माइंड में आया था क्वेश्चन, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ना। ये वैसे सेकंड टेस्ट की बात नहीं है, बट स्टिल मैंने बीच में घुसा दिया। क्यों? क्योंकि आपको शायद कंफ्यूजन आ सकता है। जैसे देखो, इतना आपको याद आ रहा है ना, मैं लिंकिंग कर देता हूँ। ये देखो, जैसे a पावर n b पावर m c पावर m d पावर n, ऐसे ही a पावर n b पावर n c पावर m d पावर m, है ना। तो ये बराबर, ये बराबर, तो इसको आप किससे लिंक कर सकते हो, एक किस्म से फर्स्ट केस के साथ, है ना, इसके साथ लिंक कर सकते हो। मतलब यहाँ पे दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस है, और यहाँ पे हमने सीधा बोल दिया दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। तो लिंकिंग मैं करवा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। तो ये भी सीएफएल है और ये भी सीएफएल है। सेकंड केस क्या है भाई, m प्लस पी इज इक्वल टू एन प्लस क्यू, है ना। हाँ जी, तो इसको आप किसके साथ लिंक करोगे, इसके साथ लिंक करोगे, इसके साथ, है ना। हाँ, ये इसके साथ लिंक करोगे। तो आपको ये ध्यान रखना भाई, ये तो सीएफएल आती है लेकिन ये सीएसएल आती है, प्लीज ध्यान रखना, है ना। और ये चीजें आपको कंफ्यूजन करेंगे, मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन आता था इन चीजों में, पता नहीं कौन सी सीएफएल है, पता नहीं कौन सी सीएसएल है एंड सो ऑन। तो इसलिए मैं यहीं पे आपकी कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ। ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी बता रखी है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ और कुछ नहीं करा रहा, तो प्लीज ध्यान रखना भाई। ठीक है, हाँ जी। और m प्लस क्यू इज इक्वल टू एन प्लस पी, ये किसके साथ लिंक कर सकते हो आप, ये लिंक करोगे आप इसके साथ, है ना, इसके साथ लिंक करोगे। तो प्लीज ये चीज ध्यान रखना भाई, है ना। ये भी सीएफएल आती है और ये भी सीएफएल आती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, एडिशन वाली बातें जो भी हैं, तो किसी भी तरीके से आप एडिशन करवा लो, वो सारी की सारी सीएफएल निकलती है, आपको टेंशन नहीं आएगी। ठीक है, चलो साइड में फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं हटाता हूँ इसको। ठीक है, और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
रादर यहीं पे ही मैं दिखा देता हूँ, है ना, तो थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। प्लस वाली बात होगी ना, साथ साथ मेरे साथ बात कर लो माइनस वाली, ठीक है। m माइनस क्यू इज इक्वल टू एन माइनस पी, एम माइनस पी इज इक्वल टू एन माइनस क्यू, एम माइनस एन इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। बोलो भाई फटाफट से। आई थिंक आपको देखते समझ में आ रहा होगा, मेरे ख्याल मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, इस CFL ही निकलेगी, ठीक है। और वही बात है, प्रूफ प्रॉपर पीडीए में मैं आपको दे दूंगा ना, वही मैंने बोला है, प्लस माइनस पीडीए कर लेगा, है ना। मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ आपको दोबारा से, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, प्लस और माइनस पीडीए के बस की बात है भाई, पीडीए कर लेता है, बट मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पीडीए के बस की बात नहीं है, ये फिर ट्यूरिंग मशीन चाहिए, है ना। और ऑब्वियसली बात है, ट्यूरिंग मशीन ज्यादा पावरफुल है पीडीए से, तो मैं देखो अच्छे से बोलता हूँ, देखो मैं ऐसे बोलता हूँ, चार ऑपरेशन है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चारों ऑपरेशन ट्यूरिंग मशीन के बस की बात है, ट्यूरिंग मशीन कर सकती है। और प्लस और माइनस जो है ये पीडीए के बस की बात है, ठीक है, मतलब पीडीए प्लस माइनस कर पाएगा, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तक वो नहीं जा पाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, तो प्लीज ध्यान रखना। अच्छा जी, नेक्स्ट देखो भाई, वही बात है, आप समझ चुके होगे आप लोग, है ना। तो एम मल्टी, अच्छा इसको नोट डाउन कर लेना पहले अच्छे से, ठीक है, कर लिया नोट डाउन। हाँ, अब देखो, अब मैं बोलता हूँ एम मल्टीप्लाइड बाय एन इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू, एम मल्टीप्लाइड बाय पी इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय क्यू, m मल्टीप्लाइड बाय q इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय p। तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ गए कि मल्टीप्लिकेशन जब बस की बात है ही नहीं पीडीए के, तो CSL निकलेगी, ठीक है। ओके, तो CSL तो है, अच्छे से बोलते हैं, बट CFL नहीं निकलेगी, ठीक है। सिमिलरली आप डिवीजन का केस भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बस समरी में मैं बस इतना कह के भाग सकता हूँ, सेकंड टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। समरी में मैं बस इतना कहूंगा, प्लस माइनस, ठीक है, और कांस्टेंट, प्लस माइनस विद RHS कांस्टेंट, ठीक है। तो सॉरी, प्लस और मल्टीप्लीकेशन, प्लस और मल्टीप्लीकेशन विद RHS कांस्टेंट, तो ये सीधा से सीधा रेगुलर निकल के आएगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर माइनस और डिवीजन विद RHS कांस्टेंट, ये क्या निकल के आता है भाई, CFL। उसके बाद फिर प्लस और माइनस, प्लस और माइनस विद RHS वेरिएबल, विद RHS वेरिएबल, ये क्या निकल के आता है भाई, CFL। और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन विद RHS वेरिएबल, ये क्या निकल के आता है भाई, CSL, ठीक है। ये चीज अच्छे से माइंड में फिट करके रख लो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तारे बना लो भाई, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं गेट एग्जाम में, गिनती नहीं इतने क्वेश्चंस आएंगे, आप प्लीज चेक करना प्रीवियस क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा मैं जो बोल रहा हूँ वो कितना सच और कितना झूठ है। आप प्लीज प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखो, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत क्वेश्चंस निकलेंगे। और ये इतना ब्यूटीफुल बातें है ना, एक झटके में आंसर, चुटकी बजा के सीधे आंसर है आपके पास, कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, इतने ब्यूटीफुल बात है, तो प्लीज ध्यान रखना इन सब बातों का, ठीक है। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है जी। तो एक बार फिर भी प्लीज मैं फिर भी बोल देता हूँ, शायद मेरी राइटिंग समझ नहीं आती बच्चों को, तो इसलिए बोल देता हूँ, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन और विद RHS कांस्टेंट है ना, तो समझ गए ना, वही अभी कराया था, m प्लस n इज इक्वल टू 10, m प्लस n लेस देन 10 एंड सो ऑन, है ना। तो वो कोई भी कंपैरिजन को मारो गोली, है ना, कैसा भी कंपैरिजन इट हार्डली मैटर्स टू मी, मतलब इक्वल टू हो, नॉट इक्वल टू हो, ग्रेटर देन, लेस देन, कुछ भी हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। मेन बात क्या है, एनी कंपैरिजन RHS कांस्टेंट, तो वो रेगुलर निकल के आएगी, ठीक है। मैं लिख देता हूँ बेशक से अच्छे से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस एनी कंपैरिजन, कैसा भी टाइप का कंपैरिजन हो, एनी कंपैरिजन, यहाँ पे भी वही चीज है, एनी कंपैरिजन, एनी कंपैरिजन, एनी कंपैरिजन, कुछ भी हो, RHS कांस्टेंट होगा तो रेगुलर आएगा, है ना। और माइनस और डिवाइड हुआ विद एनी कंपैरिजन, RHS हमारा कांस्टेंट निकला, तो हम उसको CFL कह के आएंगे, है ना। और प्लस और माइनस है, अगर एनी कंपैरिजन हुआ और RHS वेरिएबल निकला, तो हम उसको CFL कह के आएंगे। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन निकला विद एनी कंपैरिजन एंड RHS वेरिएबल निकला, तो हम उसको CSL कह के आएंगे। प्लीज ये सब बातें अच्छे से माइंड में फिट करके रख लो भाई, बहुत 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 क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, प्लीज दिमाग में फिट करके रखना, ये चीजें बहुत बेसिक है, आपको अगर आती होंगी तो बहुत जल्दी गेट एग्जाम में आंसर निकलेगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो वही बात है, आप लोग कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, और वही बात है, आप याद नहीं आ रहा तो कैसे याद, देखो कैसे रिवाइज करना है माइंड में, कुछ भी याद नहीं आ तो कैसे बोलोगे, देखो प्लस और मल्टीप्लिकेशन के केस में विद RHS कांस्टेंट ये रेगुलर क्यों आया था, क्योंकि घुमा फिरा करके फाइनाइट लैंग्वेज की बात कर रहे थे हम लोग, है ना। m प्लस n इज इक्वल टू 10 या m मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल टू 10, तो आपको देखते समझ में आ जाएगा भाई ये तो फाइनाइट लैंग्वेज है, तो सीधी सी बात है रेगुलर निकलेगी, है ना। और माइनस और डिवीजन के केस में भाई आप आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, है ना, जैसे m माइनस n इज इक्वल टू 10 है, तो m इज इक्वल टू 10 प्लस n हो गया, इसके लिए तो मैंने आपको ग्रामर भी लिख के दिखाई थी एंड सॉन, तो ये CFL निकलेगी एंड सॉन, प्लीज आप अपने चेकिंग कर सकते हैं, बार बार मैं चीजों को रिपीट नहीं करता। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। ओके, तो ये हो गया जी हमारे पास सेकंड टेस्ट, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड टेस्ट की तरफ, ठीक है। ओके, देखो भाई थर्ड टेस्ट क्या कहता है, थर्ड टेस्ट देखो बहुत इजी है। थर्ड टेस्ट कहता है भाई इन कंपैरिजन की बात करो, है ना, इनफाइनाइट कंपैरिजन, ठीक है। ओके, तो थर्ड टेस्ट देखो क्या है,
थर्ड टेस्ट है भाई इनफाइनाइट कंपैरिजंस की हम बात करेंगे अब लोग, ठीक है। इनफाइनाइट कंपैरिजंस, फाइनाइट नहीं होनी चाहिए, है ना। फाइनाइट वाली बात तो सीधी सी बात है, रेगुलर आती है ना। जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन भी कराए हैं, जैसे मैं ये देखो, अब ये बात है खींचने वाली बात है, बट स्टिल एक क्वेश्चन मेरे मन में आया तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। a पावर m b पावर n सच दैट m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 10 एंड m कॉमा n लेस देन इक्वल टू से 1 लाख, कुछ भी दे रहे, तो देखते ही बोलोगे भाई आप लोग ये सीधे सीधी बात है भाई, फाइनाइट वाली बात है, तो इस चीज को मारो गोली, हमारे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम चुपचाप से क्या बोल के आएंगे, रेगुलर है ये, ठीक है, दिस इज रेगुलर, ठीक है जी। सिमिलरली a पावर m b पावर n c पावर p, ठीक है, c पावर p सच दैट m बाय n इज इक्वल टू p, ऐसे मैंने बोल दिया तो आपको लगेगा तो CSL है, लेकिन साथ साथ मैं ऐसे बोल दूं कि m कॉमा n लेस देन इक्वल टू 1000, हाँ जी, देखते ही बोलना, फाइनाइट है ना, चुपचाप से रेगुलर है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई इनफाइनाइट वर्ड साथ साथ में हमेशा घुसा रहा हूँ, फाइनाइट की तो बात ही नहीं करेंगे, तो इनफाइनाइट कंपैरिजन होने चाहिए, है ना। तो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा, मैं हटा रहा हूँ इस चीज को, प्लीज नोट डाउन कर लेना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है ना, आ सकते हैं एग्जाम में और आपको शायद कंफ्यूज कर सकते हैं, हटा रहा हूँ मैं इसको, है ना। ओके, तो कंफ्यूजन नहीं रखनी भाई, किसी भी तरीके से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके माइंड में पढ़ते टाइम, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड टेस्ट देखो क्या कहता है, इनफाइनाइट कंपैरिजन है, तो पहले मैं बात करूंगा वन कंपैरिजन, सिर्फ और सिर्फ एक और थोड़ा अच्छा लिखता हूँ, वन लीनियर कंपैरिजन, ठीक है, वन लीनियर कंपैरिजन, अच्छे से मैं लिख देता हूँ एक बार, वन लीनियर कंपैरिजन, इसका मीनिंग क्या होगा भाई, बहुत सिंपल, मैंने आपको क्वेश्चन करा रखे हैं ऐसे, a पावर n b पावर m सच दैट m इज इक्वल टू n, m इज ग्रेटर देन n, m इज लेस देन n, है ना, या फिर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, m इज लेस देन इक्वल टू n, m इज नॉट इक्वल टू n, सभी के लिए मैंने आपको कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख के दिखाई थी, तो आपको याद आ रहा होगा भाई ये सारी की सारी क्या निकलेंगी, CFL, तो वही मतलब हुआ वन लीनियर कंपैरिजन, लीनियर पावर है, कहीं स्क्वायर क्यूब ये सब नहीं आया, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं ऐसे बोल देता a पावर m b पावर n सच दैट m इज ग्रेटर देन या m इज इक्वल टू n स्क्वायर, तो ये क्या लैंग्वेज होती, आप देखते समझ लोगे भाई ये वन लीनियर कंपैरिजन है, नॉन लीनियर कंपैरिजन है, यहाँ पे वन नॉन लीनियर कंपैरिजन है, तो चुपचाप से आप इसको क्या क्या कहेंगे भाई, CSL, है ना। मैंने आपको समझाया था स्क्वायर कैसे निकालना है, एंड ऑन प्रीवियस लेक्चर देखो मेरा पार्ट 1 देखो भाई, है ना, आइडेंटिफाइंग टाइप ऑफ लैंग्वेज पार्ट 1 जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसको देखो, मैंने वहां अच्छे से आपको सब एक्सप्लेन किया था कि भाई स्क्वायर पता लगाना है आपको तो फिर डिवीजन करना पड़ता है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पीडीए के बस की बात नहीं होती, तो इसलिए ये सीधा CSL निकल के आएगी, ठीक है। प्लीज प्रीवियस लेक्चर देखो मेरा, अगर आपने नहीं देखा तो रैंडमली लेक्चर्स मत देखा करो मेरे, आपको प्रॉपर सीरियल फैशन में चलना है, अगर आपके अंदर पेशेंस है, सीरियल फैशन में चलते हैं, तो मेरे पास काफी कमेंट्स भी आते हैं, स्टूडेंट्स मेरे को बताते हैं कि सर आपके प्रॉपर सीक्वेंस में लेक्चर्स देखने के बाद अगर हम लोग प्रॉपर नोट्स बनाते हैं ना, तो वो एक प्रॉपर टेक्स्ट बुक बन जाती है, ठीक है, वो नोट्स या सिंपल शॉर्टकट्स नहीं है, वो एक प्रॉपर टेक्स्ट बुक है, तो अगर आपको मैं प्रॉपर पूरी टेक्स्ट बुक करा दूंगा तो उससे ऊपर बताओ क्या आएगा गेट एग्जाम में, है ना। तो इसलिए प्लीज ध्यान से सीरियल फैशन में किया करो काम, ठीक है। तो a पावर m b पावर n m इज इक्वल टू n स्क्वायर, इट विल बी CSL, है ना, आपको देखते समझ आ रहा होगा, और इसको घुमा फिरा करके मैं ऐसे भी लिख सकता था, a पावर n स्क्वायर b पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप चुपचाप से इसको क्या क्या कहेंगे, CSL, ये तो शायद मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया भी था, n स्क्वायर आ गया ना, वहीं पे आप फंस गए, बस वो बस की बात नहीं है पीडीए की, ठीक है। ऐसे ही वही घुमा खींचने वाली बात है, a पावर n क्यूब b पावर n, या ये लैंग्वेज होती, या इसको मैं कैसे लिख सकता था, a पावर m b पावर n सच दैट m इज इक्वल टू n क्यूब, है ना, तो वही बात है भाई, ये सारी की सारी CSL निकल के आएंगे, ऐसी n फैक्टोरियल घुसा दो, 2 पावर n घुसा दो, जो आपका मन करे वो डाल देना, ये सारी की सारी CSL निकल के आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे मैं बोल सकता था यहीं पे ही m इज इक्वल टू 2 पावर n, और वही बात है, सारे कुछ भी घुसा देना, m ग्रेटर देन लेस, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पावर n, है ना, m इज लेस देन 2 पावर n डॉट 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 डॉट, मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे होगे, है ना, बस सिंपल बात नहीं याद रखना, वन लीनियर कंपैरिजन है अगर तो वो CFL निकलेगी, लेकिन अगर लीनियर की बजाय नॉन लीनियर कंपैरिजन आ गए तो हम उसको क्या कहेंगे भाई, CSL, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना, और इनफाइनाइट होना चाहिए, बस प्लीज ध्यान रखना, इनफाइनाइट वन लीनियर कंपैरिजन, अब फाइनाइट हुआ तो वही बात है, मेरे को बोलने की जितने आप समझ पा रहे होगे, जबरदस्ती का खींचने वाली बात है, a पावर m b पावर n m इज ग्रेटर देन n और m कॉमा n लेस देन इक्वल टू 1000, या m इज लेस देन 1000 n इज लेस देन 500, कुछ भी जो आपका मन करे कुछ भी घुसा लो, बस फाइनाइट रखना, फाइनाइट आते हैं चुपचाप से क्या बोल के आओगे, रेगुलर, ठीक है, और उसमें फिर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं प्रॉपर लिख रहा हूं इनफाइनाइट वन लीनियर कंपैरिजन, है ना, समझ गए चुके होगे आप लोग, मैं बार बार लिखूंगा, टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं, वीडियो भी जबरदस्ती का लंबा होगा, नहीं समझा तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड कर देखो, मैंने थोड़ा सा स्पीड से बोल दिया, ठीक है। ओके, जब समझ चुके होगे इनफाइनाइट वन लीनियर कंपैरिजन, मैं यहां लिखता चला जाता हूं, ठीक है, थर्ड टेस्ट की बातें सारी लिख रहा हूं मैं, इनफाइनाइट वन लीनियर कंपैरिजन,
वन लीनियर कंपैरिजन, तो आप इसको क्या क्या कहोगे भाई, CFL। ठीक है, बड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, CFL। अच्छा जी, और इनफाइनाइट वन नॉन लीनियर कंपैरिजन हुआ तो आप उसको CSL क्या कहोगे। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अब थोड़ा और आगे मैं बढ़ता हूं, एक एक कंपैरिजन ना, अब दो कंपैरिजन तीन कंपैरिजन ऐसे बात करते हैं तो सिंपली बोलते हो ग्रेटर देन वन कंपैरिजन की बात करता हूं। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इस चीज को, आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे, है ना, ये सब चीजें मैंने बता रखी हैं, बट स्टिल फटाफट से मैं बोलता चला जा रहा हूँ। हाँ जी, तो अब मैं बोलता हूं मोर देन वन लीनियर कंपैरिजन, उस केस में क्या होगा। देखो भाई, आप देखो सिंपल एग्जांपल से समझो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं a पावर m b पावर n c पावर p सच दैट m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू p, बोलो भाई ये कैसी लैंग्वेज है, ये घुमा फिरा के लिखी हुई है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a पावर n b पावर n c पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो ये लैंग्वेज आपको मैंने पहले काफी बार बता रखी है भाई, ये CSL होती है, CFL नहीं होती है ना, ये चीज आपको पता है। अच्छा, तो इस भाषा में कैसे बोलूंगा, मोर देन वन कंपैरिजन है ना, यहाँ पे देखो मैं ऐसे बोलूंगा, इसको मैं ऐसे कह सकता था m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू p, कहने का मतलब क्या है, m इज इक्वल टू n एंड n इज इक्वल टू p, है ना, दो दो कंपैरिजन हो गए ना यहाँ पे। हाँ तो ठीक है जी, ये CSL आ रही है। अच्छा, क्या हमेशा मैं ऐसे कह दूं कि जब भी दो कंपैरिजन होंगे वो CSL निकलेगी। एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं तो आपको समझ आएगा। मैं बोलता a पावर n b पावर n c पावर n d पावर n सच दैट m कॉमा n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली क्या कहने का मतलब है, मैं इसको घुमा फिरा कर कैसे लिख सकता हूँ, a पावर m b पावर n c पावर p d पावर q सच दैट m इज इक्वल टू n एंड p इज इक्वल टू q, है कि नहीं। तो दो कंपैरिजन हो गए यहाँ पे, दो कंपैरिजन होते क्या मैं इसको बोल दूं कि CSL है, नहीं भाई नहीं, ये तो CFL है, आपको देखते समझ में आता है। m इज इक्वल टू n है, p इज इक्वल टू q है, तो ये देखो मैंने आपको ये सब, प्लीज अगर आपको नहीं पता तो प्लीज कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेक्स्ट ग्रामर का टॉपिक देखो, मैंने एक्सप्लेन किया था, ये फर्स्ट क्लास CFL है, इसके लिए मैंने आपको कंटेक्स्ट ग्रामर भी लिख के दिखाई थी, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। S1 काम करेगी ये, A और B बराबर करेगी, S2 काम करेगी ये, C और D बराबर करेगी, तो S गोज टू S1 S2 कर दूंगा, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो अब वही बात है, देखो S1 गोज टू A S1B और नल, S2 गोज टू C S2D और नल, और S गोज टू S1 S2, बस काम खत्म। ये देखो मैंने फर्स्ट क्लास कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख के दिखा दी, इसके लिए हमारा काम वही खत्म। एक्सप्लेन नहीं करूंगा भाई, प्लीज अपने आप एक्सप्लेन करना, मेरे से एक्सपेक्ट मत करो कि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। प्लीज वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, फालतू में खींचना नहीं चाहता। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को, है ना। तो ये पहले है, दो कंपैरिजन है, तो थोड़ा ब्यूटीफुल और अच्छा बोलता हूं कि मोर देन वन लीनियर कंपैरिजन अगर सेम वेरिएबल पे होगा ना तब वो CSL निकलती है, अदरवाइज कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो जैसे यहाँ पे हमने क्या कहा था, ये देखो फिर धीरे धीरे अभी मैं इस बात को भी इंप्रोवाइज करूंगा, अभी आराम से समझो। देखो यहाँ पे क्या हुआ, सेम वेरिएबल पे कंपैरिजन नहीं है, मैं डिफरेंट वेरिएबल पे कंपैरिजन है। यहाँ पे m इज इक्वल टू n है और यहाँ पे p इज इक्वल टू q है, सेम वेरिएबल पे थोड़ी कंपैरिजन हुआ, ये तो m और n बराबर कह रहा है और ये p और q बराबर कह रहा है, तो क्या टेंशन है आपको, ये CFL निकलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, देखो ध्यान से, m इज इक्वल टू n एंड n इज इक्वल टू p, तो n यहाँ पे सेम है ना, तो दो कंपैरिजन आपने कराए सेम वेरिएबल पे, तब वो क्या निकलेगी, CSL निकलेगी। तो प्लीज ये बात ध्यान रखना, ठीक है, अच्छे से माइंड में फिट करके रखना। ओके जी, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको। अच्छा वही बात है, अब देखो मैं इसको थोड़ा आउट ट्विस्ट करके दिखाता हूं। अगर मैं आपको ऐसे बोल देता a पावर m b पावर n c पावर p सच दैट m इज इक्वल टू n और n इज इक्वल टू p, अब बोलना जरा। अब फिर वही बात है, दो कंपैरिजन है हमारे पास सेम वेरिएबल पे, बट आपको ये चीज याद आ रही होगी भाई, ये CFL है, ये CFL है, ये है ना। मैंने आपको अच्छे से इसकी ग्रामर भी लिखनी सिखा रखी है। और वाली बात है ना, और मतलब यूनियन वाली बात होती थी, तो आपको याद आ रहा होगा m इज इक्वल टू n, इसके लिए हम एक ग्रामर लिख देंगे, p को मारो गोली, है ना, m इज इक्वल टू n। अब प्लीज वही बात है, लिखूं ग्रामर, लिखूं, चलो लिख देता हूँ भाई, लो 1 मिनट का काम है, वैसे तो चीजें आपको आती हैं, है ना, टाइम वेस्ट होगा, चलो कोई नहीं। अब वही बात है, मेरे को ऐसे एक्चुअली सेटिस्फेक्शन हो नहीं रही है, ये एक्चुअली CFL निकलेगी, मैं आपको बता रहा हूं, है ना। और इसके लिए कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर मैं आपको लिखने सिखा रहा हूं, m इज इक्वल टू n, है ना, ये दोनों चीजें बराबर हैं, तो इसके पीछे ये बैठा है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। तो पहले एक काम ये करो, m इज इक्वल टू n वाला काम करो, तो S1 से मैं काम करूंगा, मैं बोलूंगा S1 इज इक्वल, S1 इंप्लाइज S2 S3, S2 का काम क्या होगा भाई, a S2 b और नल, ठीक है जी, और S3 का क्या काम होगा जी, C S3 और नल, ठीक है जी। तो A S2B मतलब ये समझ पा रहे हो आप लोग, A और B बराबर आते रहेंगे और उसके पीछे C जितने चाहोगे उतने घुसा लेना, है ना। तो C S3 मैंने करा, तो S3 C S3 और नल, प्लीज मैं से मत बोलो, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। तो A और B बराबर, उसके पीछे जितने चाहोगे उतने C घुसा लेना।
अच्छा जी, उसके बाद ये तो हो गया जी m इज इक्वल टू n वाली बात, तो p को हमने फ्री छोड़ा हुआ था और साथ साथ हमने और क्या बोला है n इज इक्वल टू p। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो b और c बराबर चाहिए, a जितने मर्जी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप ले लो, है ना। तो s4 इज इक्वल s4 इंप्लाइज s5 s6, तो s5 इंप्लाइज a s5 और नल, और s6 इंप्लाइज n और p बराबर है ना, हाँ जी, तो फिर b s6 C और नल, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, B S6 C और नल, ठीक है जी। तो ये ग्रामर क्या काम करेगी भाई, ये ग्रामर करेगी A जितने मर्जी आ जाए उसके पीछे B और C बराबर आएंगे, है ना। तो ये चीज हमने कर दी। अच्छा जी, और फिलहाल फाइनली अब मैं S गोज टू क्या बोलूंगा भाई, S1 और S4, ठीक है जी। तो या तो S1 पे चले जाना या S4 पे चले जाना, S1 पे चले जाओगे तो फिर ये वाला काम कराओगे, S4 पे चले जाओगे तो ये वाला काम कराओगे। तो ये यूनियन के सेंस आपको समझ आ रहा होगा। मैंने कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख के दिखा दी ना, तो चुपचाप से क्या बोलूंगा, लैंग्वेज क्या है भाई, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। सिंपल बात है, एकदम बेसिक बात है, ये सब आपको आनी चाहिए, है ना। आई थिंक रादर अच्छा तो ये रहता कि आप वीडियो को पॉज कर लेते और मेरे ये ग्रामर लिखने से पहले आप खुद अपने लिखने की कोशिश करते। चलो ठीक है जी, डेट्स इट, आई थिंक आप समझ चुके होंगे। तो ये CFL है। अच्छा, तो फिर वही बात, अभी दो कंपैरिजन है, तो अच्छा बोलेंगे तो दो कंपैरिजन तो है, लेकिन विद और है ये, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक ही कंपैरिजन हो रहा है, या तो m और n बराबर है या n या p बराबर है, तो ये वन कंपैरिजन है। और अच्छा बोलते वन लीनियर कंपैरिजन है, दो कंपैरिजन नहीं है। तो वही बात, अगर आपको फिर भी थोड़ा और ब्यूटीफुल वे से समझना तो ऐसे बोल सकते हैं, दो कंपैरिजन है विद और, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये एक ही कंपैरिजन में कन्वर्ट हो जाता है और ये हमारी CFL निकलती है। लेकिन अगर एंड का केस आएगा, दो कंपैरिजन विद एंड, तो ये पक्की बात है एक्चुअली में दो कंपैरिजन की ही सेंस है, तो फिर ये क्या कहेगा भाई, CSL कहेगा, है ना। ये CFL नहीं आएगा। आई थिंक आप समझ चुके हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, मैं वो भी दिखा देता हूँ, हमारा फिर काम खत्म, हटा रहा हूँ मैसेज को, ठीक है। ओके जी, तो सिंपल बात आपको याद रखनी है भाई, मोर देन वन लीनियर कंपैरिजन आया तो वो CSL निकलेगा, चुपचाप से इतनी याद रख लेना, ठीक है। मोर देन वन लीनियर कंपैरिजन, यहां डॉट कर लेता हूं, है ना, दैट विल बी CSL, ठीक है। और प्लीज बार बार बता रहा हूं, मोर देन वन लीनियर कंपैरिजन विद और वाली बात जब आती है तो वो एक किस्म से वो वन लीनियर कंपैरिजन ही है, ठीक है। वो दो लीनियर कंपैरिजन, क्योंकि और का मतलब क्या होगा, ये तो ये या ये, तो घुमा फिरा करके हमें कंपैरिजन तो या तो इससे कराना है या इसमें करवाना है, तो घुमा फिरा करके वो एक ही कंपैरिजन है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बट एंड वाला केस आएगा तो वो दो कंपैरिजन की सेंस दे रहा है ना। आई थिंक समझ पा रहे होगे, हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है। बेसिक बेसिक बातें हैं, इतना तो आपको आना चाहिए, है ना। जितना मर्जी मैं एक्सप्लेन कर लूं वो फायदा नहीं है, बेसिक बेसिक चीजें आपको ऑलरेडी आनी चाहिए, ठीक है जी। अब बस देखो, एक क्वेश्चन मेरे मन में उड़ा रहा है, जैसे अगर मैं आपको ये बोल देता a पावर m, या सीधा बोलो, देखो a पावर n, b पावर m, c पावर m, such that n is greater than n। बोलो भाई ये किस टाइप की लैंग्वेज है ना। जरा से भी कंफ्यूजन है ना, अगर आपको ये सब जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ जरा से भी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, पीडीए स्टार्ट होने दो। पीडीए में मैं आपको इतनी सिंपल वे से समझा दूंगा, चुटकी बजाते ही सीधे आंसर, आपकी टेंशन बिल्कुल खत्म, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। बट स्टिल थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको शुरू शुरू से समझा रहा हूं, ताकि गेट एग्जाम में अगर आपको पीडीए बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा कैसे होता था क्या नहीं होता था, और शायद आप गलती कर जाए उसमें, हम बोलेंगे पुश करना है, पॉप करना है एंड सो ऑन, तो शायद थोड़ा सा आपसे वहां मिस्टेक हो जाए, आप चीजों को विजुअलाइज ना कर पाओ, तो इसलिए फिर मैं प्रॉपर मैथमेटिकल वे आपको दिखा रहा हूं कि कैसे प्रूव करना होता है, ठीक है जी। ओके, तो a पावर n, b पावर n, c पावर n, n इज ग्रेटर देन m। ये झटके से देखते ही पीडीएफ में आप बता दोगे कि नहीं जी CFL नहीं है CSL है, बट स्टिल मैं आपको यहां से मैथमेटिकल बेसिस से समझाता हूं। देखो भाई, इसको मैं घुमा फिरा करके कैसे लिखूंगा, देखो मैं ऐसे बोलूंगा a पावर n, b पावर m, c पावर p सच दैट m इज इक्वल टू p, ये दोनों चीजें बराबर है, और साथ साथ n शुड बी ग्रेटर देन m ना, तो n शुड बी ग्रेटर देन m, साथ साथ एंड लगा करके मैं क्या बोलूंगा, n शुड बी ग्रेटर देन m। अब देखो भाई वही बात है, देखो m और m सेम वेरिएबल है ना, और दो कंपैरिजन हो गए, उसको मानो गोली ग्रेटर है इक्वल है उसको छोड़ो, बस मेन बात करो, दो कंपैरिजन है, एक तो m इज इक्वल टू p है, और एक मैं कह रहा हूं m इज लेस देन n, तो बस वहीं से हम लोग फंस गए। मैं क्या बोलूंगा भाई, दो दो लीनियर कंपैरिजन हो चुके हैं यहाँ पे, और एंड की एंड है साथ में, तो मतलब दो एक्चुअली में लीनियर कंपैरिजन हुए। अगर यहाँ पे और की सेंस होती तो हम बोल देते भाई नहीं जी नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली एक ही कंपैरिजन है तो वो CFL निकल के आती है, ठीक है। तो थिंक समझ पा रहे होगे, तो फिलहाल मैं इस चीज को क्या बोलूंगा भाई, CSL, समझ गए ना, दो दो कंपैरिजन है। तो जब भी इस टाइप से कुछ आएगा आपको कंफ्यूजन नहीं होना, जो चीज लिखी हुई है ना आप उसको अलग अलग पावर्स करके और फिर यहाँ पे सच दैट करके ढंग से लिख के आप अपने आप आंसर निकाल सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके जी, तो अब वही बात है, अभी खींचने वाली बातें सारी है ना, और मेरे को ज्यादा बोलना ही नहीं चाहिए, बट स्टिल कोई नहीं, ये लो a पावर n, b पावर m, c पावर m, या चलो m n p कर लेता हूँ, चलो ठीक है, m n p such that m is equal to n and p is greater than m। कुछ भी मैंने ऐसे बना दिया, हाँ जी। तो वही बात है, अभी घुमा फिरा करके वो देखो भाई,
m इज इक्वल टू n है ना, तो m बैठा ना एक, और यहाँ पे फिर वो बात है m इज लेस देन p हो गया ना, बस वहीं पे हम लोग फंस गए, हमारा काम खत्म है ना। तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको, ये भी CSL ही निकलेगा। ठीक है, अब वही बात है, खींचने वाली बात है, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आपको कुछ क्लियर हो गया होगा। तो बस इतना याद रखना है आपको, मोर देन वन लीनियर कंपैरिजन आते ही CSL आना है। ठीक है, और नॉन लीनियर कंपैरिजन जितने मर्जी आ जाए, चाहे एक नॉन लीनियर हो, चाहे दो नॉन लीनियर हो, चाहे तीन नॉन लीनियर हो, वो सारी की सारी CSL निकलेगी। और सिर्फ अगर एक लीनियर कंपैरिजन है, ओनली वन लीनियर कंपैरिजन, तब वो CFL निकलेगा। और प्लीज याद रखना सारे इनफाइनाइट है भाई, फाइनाइट करते ही आप चुपचाप से बोल देना भाई ये तो हमारी रेगुलर होने वाली है ना। अब वही बात है, देखो जैसे मैं यही बोल देता आपको n इज ग्रेटर देन m, एक बार इसको पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है, नोट डाउन कर लो, उसके बाद में अगर यही आपको बोल देता एंड ओके n कॉमा m, या ऐसे बोल देता n इज लेस देन इक्वल टू 1000 एंड m इज लेस देन इक्वल टू 2000, हाँ जी, देखते चुपचाप से क्या बोलोगे, तो रेगुलर है ना। क्यों? क्योंकि फाइनाइट आगे फाइनाइट आते चुपचाप से आपको बोलना है रेगुलर है ना। सब कुछ छोड़ देना, कुछ मर्जी, बार बार बोल रहा हूँ, कुछ मर्जी हो जाए यहाँ पे, इट हार्डली मैटर्स, देख लेना यहाँ पे क्या है। अगर फाइनाइट वाली सेंस आ रही है, चुपचाप से बोल देना रेगुलर है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आई थिंक आ रहा होगा सबको समझ में मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है जी, बस अब मेरे ख्याल से क्लियर है सबको, ये यही समरी है भाई, है ना। ज्यादा बोलूंगा तो वही बात है, खींचने वाली बातें, टाइम पास होगा कुछ नहीं, इसको तारे बना लो, अच्छे से माइंड में फिट कर लेना। ठीक है जी, अब वही बात, चलो एक और देखो बस, a पावर n b पावर m स्क्वायर c पावर m सच दैट n कॉमा m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो भाई ये कैसी है, चुपचाप से, स्क्वायर कहां से आ गया, स्क्वायर आते चुपचाप से बोलो CFL नहीं है ना। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। चलो ठीक है जी, दैट्स इट, और मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत नहीं है। अब आता जी फोर्थ टेस्ट, मैं फोर्थ टेस्ट पे आता हूँ, मैं कर लो इसको नोट डाउन आराम से। ठीक है, चलो साइड में तो पहले नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कर लिया नोट डाउन, हटा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अपने फोर्थ टेस्ट की तरफ। अच्छा, एक एग्जांपल, बस वही बात है, मैं रोक नहीं पाता, आपको मन में आ रहा है तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। a पावर m b पावर n c पावर p d पावर q सच दैट m इज इक्वल टू n एंड m इज इक्वल टू q। बोलो भाई ये कैसी लैंग्वेज है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चुपचाप से बोलो भाई। देखो दो कंपैरिजन है ना यहाँ पे, और m और m रिपीट हुआ है ना, चुपचाप से बोल देना CSL है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विजुअलाइज करना है तो विजुअलाइज कर लो। देखो m इज इक्वल टू n, m इज इक्वल टू q है, m इज इक्वल टू n है तो a पावर n b पावर n और d पावर n, और बीच में बैठा होगा जी c पावर p, या कुछ मर्जी भर लो, यहाँ m भर लो। तो ये देखो आपको देखते समझ में आ जाएगा, ये तो CSL है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, है ना। कैसे चेंज किया वो सब कॉमन सेंस की बात है, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, हटा रहा हूं मैं इसको। चलो जी, अब हम आते हैं अपने फोर्थ टेस्ट पे, दैट इज स्ट्रिंग कंपैरिजंस। ठीक है, स्ट्रिंग कंपैरिजंस, ओके। और अच्छा बोले तो इनफाइनाइट स्ट्रिंग कंपैरिजन है ना, फाइनाइट तो हमें बोलना ही नहीं है, मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूं। इनफाइनाइट स्ट्रिंग कंपैरिजन, हाँ जी, शुरू हो जाओ फटाफट। चीजें मैंने आपको वैसे बता रखी हैं, W ट्रांसपोज W बिलोंग्स टू A, B का स्टार, है ना। तो ये क्या निकलती है भाई, CFL। अच्छा जी, W सच दैट W बिलोंग्स टू A, B का स्टार, ये क्या निकलती है जी, CSL, है ना। अब प्लीज मेरे से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ये बिलोंग टू A हो गया, मतलब A B की बजाय A स्टार हुआ तो रेगुलर निकली थी, एंड सो ऑन। सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी प्लीज बता चुका हूं, शायद मैंने वीडियो बनाया था एक्सेप्शनल क्वेश्चंस ऑन रेगुलर लैंग्वेजेस, है ना, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया था, प्रीवियस वीडियोस हैं, आप प्लीज चेक कर सकते हैं, मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा। एक दो बातें बस मेरे मन में आ रही है, मैं वो डिस्कस और कर लेता हूं, उसके बाद हमारा काम खत्म है। हाँ जी, देखो भाई, अगर मैं आपको बोल देता W ट्रांसपोज सच दैट W बिलोंग्स टू A, B का स्टार, मैंने ये भी आपको समझाया था एक्सेप्शनल क्वेश्चंस में ही, ये भी CSL निकलेगा ना। W ट्रांसपोज दो बार सेम स्ट्रिंग मैचिंग हो रही है ना, वहीं पे चुपचाप से बोल देना CSL, CFL की बस की बात नहीं होती। ठीक है, और क्यों बस की बात नहीं होती, प्रॉपर रीजन PDA में दूंगा, मैं अभी ज्यादा नहीं बोलता। अच्छा जी, फिर वो अब देखो मिंगल अप कर लो, W ट्रांसपोज, है ना। तो ये कैसे निकलेगा भाई, है ना। तो ये भी प्लीज ध्यान रखना, W बिलोंग्स टू A, B का स्टार, तो ये भी हमारी CSL निकलेगी भाई, CFL नहीं निकलेगी। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो, वही बात है, ज्यादा नहीं बोलता मैं, अभी PDA में बोलना है, वहां सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये भी CSL है, CFL नहीं निकलेगी। ठीक है, तो वही बात है। अब जैसे देखो W ट्रांसपोज और W, है ना, तो ये चीज तो आप समझ पा रहे हो कि भाई ठीक है, ये तो हमारे CFL के बस की बात है, लेकिन फिर उसके पीछे मतलब ये कंटेक्स्ट ग्रामर कर देगी, है ना, पैलिंड्रोम वाली बात है, तो घुमा फिरा करके, लेकिन उसके पीछे फिर दोबारा W ट्रांसपोज बैठे, तो उसकी चेकिंग कैसे करोगे आप लोग, है ना, थोड़ा सा विजुअलाइज हो गया होगा। तो CSL निकलेगी, हमारी CFL नहीं निकलेगी। ठीक है, तो अच्छे से लिखते जाना भाई, CFL तो है लेकिन CFL नहीं है, CSL है लेकिन CFL नहीं है, सिमिलरली CSL है, CFL नहीं है। ठीक है जी, अच्छा और देखो
और देखना चाहते हो तो ये देखो भाई W ट्रांसपोज और W इन्हीं को ही मैं करता जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो मैंने W एक तो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में था, दो W ट्रांसपोज थे, फिर W को मैंने बीच में घुसा दिया, फिर W को एक्सट्रीम राइट में घुसा दिया। तो अगेन वही बात है भाई, W बिलोंग्स टू A, B का स्टार, तो इट विल बी अगेन CSL, ये CFL नहीं निकलेगी, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछता हूं मैं, W1 ट्रांसपोज, W2 ट्रांसपोज सच दैट W1, W2 बिलोंग्स टू A, B का स्टार। बोलो भाई ये कैसी लैंग्वेज है? W1 ट्रांसपोज, फिर उसके पीछे W2 ट्रांसपोज, मतलब दो पैलिंड्रोम को आपने कंकैट कर दिया। देखते समझ में आ रहा होगा भाई, देखो ये पैलिंड्रोम पहला है, दूसरा है। पैलिंड्रोम लिखने की आपको कंटेक्स्ट पैलिंड्रोम जनरेट करने के लिए आपको कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखनी आती है ना? हाँ जी, इसके लिए भी आती है। तो S गोज टू S1 S2 कर लेना, तो ये S1 काम करेगी, ये S2 काम करेगी, है ना? समझ पा रहे हो कि नहीं? और फिर S गोज टू S1 S2 कर देंगे तो घुमा फिरा करके आप समझ पा रहे हो कि भाई ये हमारी पूरी की पूरी क्या निकल आएगी भाई? CFL, है ना? CSL नहीं जाएगी, CSL तो ऑब्वियसली है ही है, CFL है तो CSL है ही है। प्लीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में कंफ्यूजन आती है सबको। CFL तो है ही है तो ऑब्वियसली CSL भी है ही है और ऑब्वियसली RE भी है ही है, बट ये रेगुलर नहीं है, ठीक है। प्लीज ध्यान रखना, सब चीजें बेसिक बातें आप समझ पा रहे होगे। साइड में फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ता हूँ। कर लिया नोट डाउन? हटाओ मैं इसको, ठीक है। तो अब देखो मैं समरी में आपको समझाता हूँ, समरी फाइनली मैं आपको देता हूँ, है ना, जो भी हमने पढ़ा है टेस्ट 4 में। ये फोर्थ टेस्ट है ना हमारा, फोर्थ टेस्ट की समरी देखो क्या है। हम सिंपली कहेंगे कि अगर वन स्ट्रिंग मैचिंग है, ओके, रिवर्स ऑर्डर में, वन स्ट्रिंग मैचिंग रिवर्स ऑर्डर, तो आप उसको क्या कहते हैं जी? CFL, ठीक है। एक स्ट्रिंग मैचिंग है रिवर्स ऑर्डर, ये देखो एक स्ट्रिंग मैचिंग है ना रिवर्स ऑर्डर में, CFL है। अच्छा जी, और अगर मैं बोलूं वन स्ट्रिंग मैचिंग स्ट्रेट ऑर्डर में अगर वन स्ट्रिंग मैचिंग है, अच्छे से लिखता हूं भाई, स्ट्रेट ऑर्डर, तो आप इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? CSL, है ना। ये देखो स्ट्रेट ऑर्डर में एक स्ट्रिंग मैचिंग है। अच्छा अब प्लीज ध्यान रखना, अगर मोर देन वन स्ट्रिंग मैचिंग है, चाहे वो रिवर्स ऑर्डर में हो या स्ट्रेट ऑर्डर में हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी, ठीक है, ये CSL ही निकलेगी, ठीक है। ध्यान से सुनना भाई, देखो मोर देन वन, अच्छे से लिखना, मोर देन वन स्ट्रिंग मैचिंग रिवर्स और स्ट्रेट ऑर्डर, चाहे रिवर्स में हो चाहे स्ट्रेट में हो, आप उसको CSL बोल के आएंगे। ये देखो जैसे हमने देखा था W ट्रांसपोज, तो ठीक है, एक यहाँ पे स्ट्रिंग मैचिंग होगी और फिर यहाँ पे फिर स्ट्रिंग मैचिंग होगी, है ना। तो वही बात है भाई, मोर देन वन स्ट्रिंग मैचिंग आते ही आप चुपचाप से उसको CSL क्या कहोगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा और ब्यूटीफुल वे से दूं मैं आपको, एक दो क्वेश्चन कराता हूं, थोड़ा और ब्यूटीफुल वे से आपको समझ में आ जाएगा ये सब क्या चल रहा है। हटाओ मैं इसको, हाँ जी, तो देखो भाई मैं हटाता हूं, अब अच्छे से समझाता हूं आपको कि ये क्या मीनिंग है मोर देन वन स्ट्रिंग मैचिंग का एंड सो। देखो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, जैसे मैं अगर आपको बोलूं W1 W2 W3 W4 such that W1 is equal to W2 transpose and W3 is equal to W4 transpose। बोलो भाई ये क्या है? तो W1 is equal to W2 transpose है, तो घुमा फिरा करके मैं इसको क्या कह सकता हूँ? W2 transpose, है ना। W3 is equal to W4 transpose है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? W4 transpose, है ना। तो एक किस्म से ये एक पैलिंड्रोम, ये दूसरा पैलिंड्रोम, जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा था वही बात रब हो गया है ना, स्पेस का मैं तो मैंने रब कर दिया। ये बिल्कुल वही एग्जांपल है, आपको देखते समझ आ रहा होगा भाई ये CFL है ना। अब प्लीज मत बोल देना यहाँ पे कि मोर देन वन स्ट्रिंग कंपैरिजन है, भाई एक ही स्ट्रिंग कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, एक ये और एक इधर, है ना। तो अलग अलग है ना, स्ट्रिंग अलग अलग है, इसलिए हम आराम से कह पा रहा हूँ कि एक स्ट्रिंग कंपैरिजन है ना। आई थिंक प्लीज मैंने आपको पहले भी समझाया था, आपको क्लियर हो रहा होगा सबको, है ना। तो CFL निकलेगी, तो सेम स्ट्रिंग में हम बात नहीं करें ना, तो मोर देन वन स्ट्रिंग कंपैरिजन ही मैं बार बार बोल रहा हूँ। W1 is equal to W2 ट्रांसपोज है, W3 is equal to W4 ट्रांसपोज, तो स्ट्रिंग अलग अलग है ना, हमारा काम खत्म। मैं बोलूंगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक ही कंपैरिजन हो रहा है ना, इधर और इधर। आई थिंक हो रहा होगा क्लियर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, बट अगर सेम स्ट्रिंग पे हो रहा तो मैं फंस जाता है ना, जैसे मैंने टेस्ट 3 में बोला था, बिल्कुल वही सब बातें बोल रहा हूँ। डिफरेंट स्ट्रिंग है ना, तो कंपैरिजन होने दो, 2 3 4 जितनी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम स्ट्रिंग पे होगा तब मैं बोलूंगा मोर देन वन स्ट्रिंग मैचिंग है। यहाँ पे फिलहाल एक ही स्ट्रिंग मैचिंग हो रही है, प्लीज ध्यान से समझ लो, है ना। ये इधर इधर स्ट्रिंग मैचिंग और इधर स्ट्रिंग मैचिंग, तो एक ही तरह से स्ट्रिंग मैचिंग में कर रहा हूं। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे सेम वेरिएबल पे हो रहा था, मतलब W1 या W2 ऐसे कुछ मैंने रिपीट कर रखा होता, तो मैं फंस जाता है ना। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ, आपको लिख लिया पहले, इसको मैं नोट डाउन कर लिया। हाँ, अब मैं अगर ऐसे बोलता W1 is equal to W2 ट्रांसपोज and
एंड W1 इज इक्वल टू W4 ट्रांसपोज, तो सेम स्ट्रिंग वाली बात आ गई ना, तो अब मैं बोलूंगा मोर देन वन स्ट्रिंग कंपैरिजन है यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, स्ट्रिंग मैचिंग यहाँ पे, स्ट्रिंग कंपैरिजन बोलो स्ट्रिंग मैचिंग बोलो एक ही बात है। तो स्ट्रिंग मैचिंग यहाँ पे दो हो रही है, एक स्ट्रिंग मैचिंग नहीं हो रही है ना, क्योंकि W1 इज इक्वल टू W2 ट्रांसपोज है और W1 इज इक्वल टू W4 ट्रांसपोज भी है ना। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, जितना बोलूं उतना टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं, क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को, है ना। ऐसे ही अब वही बात है, W1 इज इक्वल टू W2 ट्रांसपोज एंड W2 इज इक्वल टू, या W2 ट्रांसपोज इज इक्वल टू W4 ट्रांसपोज, तो कुछ भी घुमा फिरा करके देख पा रहे हो ना भाई, सेम वेरिएबल मतलब सेम W को आपने रीयूज किया है, तो हम लोग फंस जाएंगे, है ना। तो फिर ये क्या निकल के आएगी भाई, CSL। प्लीज अच्छे से नोट डाउन करना भाई, चीजों को जल्दबाजी मत करना, ठीक है। मैं अच्छे से लिख देता हूं भाई, ठीक है। W1 इज इक्वल टू W2 ट्रांसपोज एंड W3 इज इक्वल टू W4 ट्रांसपोज, तो ये क्या निकली है भाई, CFL निकली है, इसको नोट डाउन करो पहले। उसके बाद W1 इज इक्वल टू W2 ट्रांसपोज एंड W1 इज इक्वल टू W4 ट्रांसपोज, तो ये क्या निकली है जी, CSL निकली है, इसको अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं कह सकता था W1 इज इक्वल टू W2 ट्रांसपोज एंड W2 ट्रांसपोज इज इक्वल टू W4 ट्रांसपोज, तो फिर वही बात है भाई, सेम वेरिएबल रीयूज हुआ है ना, तो इसको आप CSL बोलोगे। प्लीज स्टेप बाय स्टेप अच्छे से नोट डाउन करना, है ना। आई थिंक हो गया होगा क्लियर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा अब देखो नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखो भाई, W1 W2 W3 W4 such that W1 is equal to W2 ट्रांसपोज और W1 is equal to W3 ट्रांसपोज। अब बोलो अगेन बिल्कुल सेम बात, जैसे मैंने थर्ड टेस्ट में आपको समझाया था, और वाली बात है ना, तो घुमा फिरा करके हमें एक ही स्ट्रिंग मैचिंग करना है, दो दो स्ट्रिंग मैचिंग नहीं करना, तो एक एक स्ट्रिंग मैचिंग करके उनका यूनियन करवाना है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, और की सेंस मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्लियर किया थर्ड टेस्ट में, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ रहा होगा। W1 इज इक्वल टू W2 ट्रांसपोज होगा या फिर W1 इज इक्वल टू W3 ट्रांसपोज होगा, और घुसा लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और W1 इज इक्वल टू W4 ट्रांसपोज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप बोलोगे कि तीन तीन कंपैरिजन हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और वाली बात है, तो ऐसे समझो, पहले ये चीज है, फिर उस लैंग्वेज का यूनियन में मैं बोलूंगा इस चीज को, फिर यूनियन करूंगा इस चीज का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं लिखता हूं एक बारी, देखो इस लैंग्वेज को मैं कितने ब्यूटीफुल वे से लिखूंगा, W1 W2 W3 W4 such that W1 is equal to W2 ट्रांसपोज, एक ये लैंग्वेज है, यूनियन उसके साथ फिर मैं ये चीज लगा दूंगा, है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं, वही बात है, जगह कम है मेरे पास एक्चुअली, चलो यूनियन करके मैं नीचे लिखता हूं W1 W2 W3 W4 such that W1 is equal to W3 ट्रांसपोज, है ना। यूनियन हो रहा है ना लैंग्वेजेस का, यूनियन W1 W2 W3 W4, अरे भाई मेरे से ना जितना तेज में लिखता हूं ना उतना अजीब अजीब होता चला जाता है, W1 इज इक्वल टू W4 ट्रांसपोज, ठीक है। तो इन सब का यूनियन है, तीन लैंग्वेज का यूनियन है, ये CFL है, ये CFL है, ये CFL है, और CFL यूनियन CFL होता है, मैं आपको आगे क्लोजर प्रोपर्टी में समझाऊंगा इसे। और सिंपल बात ऐसे कह सकता हूं भाई, इस लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए हमने स्टार्ट सिंबल S1 माना होगा, इस लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए स्टार्ट सिंबल S2 माना होगा, मतलब वही बात है, ग्रामर जो लिखी होगी, ये लैंग्वेज हमारी CFL है, आपको पता है, देखते नजर आ रहा होगा, तो इसके लिए मैंने कोई ग्रामर लिखी होगी, तो वो ग्रामर का स्टार्ट सिंबल S1 होगा, इसके लिए S2 होगा, इसके लिए S3 होगा, है ना, इसके लिए S3 होगा। तो इस पूरी के लिए अब आप क्या बोलोगे, इस पूरी के लिए अब आप क्या बोलोगे, S गोज टू S1 और S2 और S3, तो S1 अपना काम करेगा, S2 अपना काम करेगा, S3 अपना काम करेगा, तो S से हम शुरुआत कर लेंगे, तो सीधी सी बात है भाई हमारी बन गई, है ना। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, तो घुमा फिरा करके ऐसे नहीं बोलना यहाँ पे तीन कंपैरिजन, यहाँ पे एक ही कंपैरिजन होगा, है ना। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। और के साथ ये प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम क्या, अच्छी बात है आपको CFL निकलेगी, मतलब वो वन कंपैरिजन वाली बात है, मतलब वन स्ट्रिंग कंपैरिजन हो रहा है, बट अगर यहाँ पे एंड आ जाता तो हम लोग फंस जाते, तो फिर ये क्या बन जाती भाई, CSL बन जाती है ना, क्योंकि फिर मोर देन वन स्ट्रिंग मैचिंग हो रहा था यहाँ पे। इसको पहले नोट डाउन करो फिर मैं बोलता हूँ, पहले नोट डाउन। हाँ अब देखो, अब मैं बस यहाँ पे सिंपली बोल देता एंड, ठीक है, एंड, और यहाँ पे भी एंड, तो पक्की बात है भाई तीन तीन स्ट्रिंग कंपैरिजन हो रहे हैं यहाँ पे, एक दो नहीं तीन तीन हो रहे हैं, तो पक्की बात है भाई एक से फालतू होते हम क्या बोल देते थे, CSL। मैंने आपको भी समझाया, ये देखो वन स्ट्रिंग मैचिंग रिवर्स ऑर्डर तो CFL, वन स्ट्रिंग मैचिंग स्ट्रेट ऑर्डर CSL, मोर देन वन स्ट्रिंग मैचिंग रिवर्स हो या स्ट्रेट ऑर्डर हार्डली मैटर्स टू मी, वो CSL ही निकल के आई है ना। तो यहाँ पे मोर देन वन स्ट्रिंग कंपैरिजन हो रहा है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, स्ट्रेट वाली बात समझ रहे हैं ना, W1 इज इक्वल टू W2 भी बोल सकता था, या W1 इज इक्वल टू W2 ट्रांसपोज बोल सकता था, तो कुछ भी हो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट भाई शायद फोन बज रहा है, सॉरी फॉर दैट। हाँ
तो ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को मैं क्या क्या निकाल रहा हूँ। और वही बात है, जितना बोलूंगा उतना टाइम वेस्ट होगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं नहीं खींचना चाह रहा इसको। कोई बात नहीं, चलो एक बात और बस कर लो, नोट डाउन कर लिया। हाँ, अब वही बात है, ये देखो, ये रिवर्स वाली बातें थी ना, तो स्ट्रेट ऑर्डर भी बोल सकते थे, स्ट्रेट मतलब ऐसे, इस टाइप से भी बोल दिया तो आप चुपचाप से सिंपली क्या कह भागेंगे भाई, ये तो हमारी सिंपल बात है, CSL है ना। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। अच्छा वही बात है, प्लीज ज्यादा मैं खींचना नहीं चाह रहा हूँ, बट चलो एक बार पहले इसको नोट डाउन करो, कर लिया नोट डाउन। हाँ, अब अगर मैं यहाँ पे और लगा देता और यहाँ पे भी और लगा देता, तो क्या टेंशन है भाई, स्ट्रेट ऑर्डर में आ गया ना, स्ट्रेट ऑर्डर आते ही आपको CSL बोलना है। तो यहाँ पे कौन सी पॉइंट काम आ रहा है, ये वन स्ट्रिंग मैचिंग विद स्ट्रेट ऑर्डर, चुपचाप से CSL बोलो। यहाँ पे वन ही है। अच्छा, अब मोर देन वन भी हो जाता तो भी मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ये तो मैंने थर्ड पॉइंट बोला भी है, मोर देन वन रिवर्स या स्ट्रेट कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा CSL निकलेगा। अब वही बात है, जितना बोलूंगा उतना टाइम पास होगा भाई। आई थिंक आपकी माइंड में चीजें फिट हो गई होंगी, मैंने बहुत एग्जांपल करा दिए, बहुत अच्छे से क्लियर किए। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।